नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। मेयर का फॉर्मूला है ना, मेयर्स फॉर्मूला या मेयर का सूत्र आप कह सकते हैं, तो आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। आइए चलते हैं फिर एक दूसरे टॉपिक की ओर। जैसे ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, तो उसके एप्लीकेशंस के अंतर्गत ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। इसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशंस के साथ उसके अंदर ही मैंने आपको पढ़ाया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। आइए इसे स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालो आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, और मैंने बताया था इसे हिंदी में कहते हैं समतापीय प्रक्रम, ठीक है जी। समतापीय प्रक्रम यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं, नाम से क्लियर भी हो रहा है कि ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप समान रहता है, निकाय का ताप समान रहता है, ठीक है, क्या कहलाता है? समतापीय प्रक्रम कहलाता है। तो चलो फिर मैं दोबारा लिख देता हूँ डेफिनेशन। द प्रोसेस है ना, ऐसा प्रक्रम, द प्रोसेस इन विच, जिसमें मैंने कहा टेम्परेचर, ठीक है, किसका? निकाय का यानी सिस्टम का। तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम या रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। सेम कह सकते हो या कांस्टेंट कह सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। लिख देना, इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है? ये बात तो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी। लेकिन देखो, और देखो इसका एग्जाम्पल शायद ना लिखवाया हूं। आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि जो बर्फ होती है ना, वो पिघलती है, ठीक है, या जमती है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही जमती है ना, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघलती है। देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, यानी बर्फ का पिघलना। तो आप देखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बर्फ जमती है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बर्फ पिघलती है। तो टेम्परेचर क्या रहता है? सेम रहता है। तो टेम्परेचर सेम रहता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो आइसोथर्मल जो प्रोसेस है उसका एक एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? मेल्टिंग ऑफ आइस। और देखो बॉइलिंग ऑफ वाटर भी इसका एग्जाम्पल है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है जी। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर में आप देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलता है, तो टेम्परेचर क्या है? सेम है, ठीक है। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। और देखो इसका एक वैसा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है और कैसा है? इंसुलेटेड। कैसा है? इंसुलेटेड सिलेंडर। इंसुलेटेड समझते हो आप लोग? इंसुलेटेड का मतलब है अचालक, ठीक है, या कुचालक कह सकते हो। तो यानी इंसुलेटेड या अचालक या कुचालक का अर्थ ये हुआ कि ना तो बाहर की हीट अंदर आएगी और ना हीट अंदर की बाहर जाएगी, और अंदर एक कोई गैस भरी है, ठीक है, तो हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो सिलेंडर इंसुलेटेड है और ये क्या है? ये पिस्टन है। और कैसा पिस्टन है? मूवेबल पिस्टन, यानी चलनशील पिस्टन, ठीक है, जो ऊपर नीचे चल सकता है, ठीक है। तो आप देख के बताओ इसमें टेम्परेचर सेम रहेगा कब? यदि हम पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर चलाएं, ठीक है जी, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्लियर है? और जब धीरे धीरे ऊपर चला रहे हैं तो टेम्परेचर में कोई खास परिवर्तन होगा भी नहीं। भाई जब तेज तेज ऐसे ऐसे करने लगे तो टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा।
लेकिन जब धीरे धीरे से ऊपर चलाएं या धीरे धीरे इस पिस्टन को नीचे चलाएं तो टेम्परेचर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और ये जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर सेम रहेगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो एक बात और लिखो, आइसोथर्मल प्रोसेस में इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है जी, आइसोथर्मल प्रोसेस में पता है क्या होता है? मैंने आपको बॉयल का नियम पढ़ाया था। ठीक है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस जो सिस्टम है ना, सिस्टम, ठीक है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस सिस्टम फॉलोज, ठीक है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस सिस्टम फॉलोज बॉयल्स लॉ। जो सिस्टम है वो बॉयल के नियम का पालन करता है। ठीक है, और बॉयल का नियम क्या होता है मैं आपको बताया नहीं है शायद, तो बॉयल का नियम होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, बॉयल का नियम क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है और जो आयतन है वॉल्यूम वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये है बॉयल का नियम। ठीक है, तो मैंने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है, भाई टेम्परेचर तो सेम रहेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस तभी तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो टेम्परेचर सेम रहेगा। तो टेम्परेचर सेम रहता है तो कौन सा लॉ फॉलो होता है? बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल का नियम फॉलो होता है और बॉयल का नियम क्या होता है? ठीक है, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, तो वॉल्यूम डायरेक्ट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो ये बॉयल का नियम है। बॉयल का नियम फॉलो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, और क्यों फॉलो होता है? क्योंकि बॉयल का नियम जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर दिया जाता है ना, या कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए मान्य होता है। देखो पीवी समानुपाती 1 के होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो पीवी बराबर क्या आया? कांस्टेंट। ठीक है, आप बॉयल के नियम को ऐसे भी लिख सकते हो। बात समझ में आई? तो ये बॉयल का नियम का पालन करता है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसके मैंने दोनों एग्जाम्पल वैसे बता दिए और ये वाला एग्जाम्पल भी बताया मैंने कि कोई सिलेंडर है जो इंसुलेटेड है और पिस्टन मूवेबल है, उसमें यदि ऊपर नीचे इसे ऊपर करो पिस्टन को या नीचे करो, दोनों ही स्थितियों में टेम्परेचर तो नहीं बदलेगा लेकिन वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। देखो यदि आप इसे ऊपर करते हो पिस्टन को तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और यदि नीचे करते हो पिस्टन को, ऊपर कुछ वेट रख के नीचे लाते हो पिस्टन को, तो पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ा है तभी तो वॉल्यूम घटा है, लेकिन इस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहा? सेम। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालो आप, आइसोथर्मल पढ़ाया ना मैंने, इसके बाद हेडिंग डालो एडियाबैटिक, ये भी पढ़ाया था मैंने, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक को हिंदी में कहते हैं, मैंने बताया था इसकी हिंदी क्या है? रुद्धोष्म प्रक्रम, है ना, रुद्ध प्लस ऊष्म, यानी ऊष्मा का अवरोधन होता है, ऊष्मा का अवरोध, ऊष्मा के मार्ग में अवरोध होता है। यानी जब ऊष्मा के मार्ग में अवरोध है, बाधा है, तो ना तो ऊर्जा मतलब ऊष्मा या ऊर्जा, है ना, ऊष्मा भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ना तो हीट एनर्जी सिस्टम से बाहर जाती है एनवायरनमेंट में और ना ही एनवायरनमेंट से सिस्टम में आती है। तो इस प्रोसेस में हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। तो हेडिंग डालो एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, और मैंने बताया इसे हिंदी में क्या कहते हैं? रुद्धोष्म, रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है जी, एडियाबैटिक प्रोसेस, क्लियर है? तो मैंने बताया था ऐसा प्रोसेस, ठीक है, यानी ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का, ठीक है, कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है। तो द प्रोसेस इन विच ठीक है देयर इज नो एक्सचेंज
देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, तो मैंने बताया बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है, बिटवीन द सिस्टम यानी निकाय एंड सराउंडिंग्स यानी एनवायरमेंट, सराउंडिंग्स है ना, या एनवायरमेंट भी लिख सकते हो, क्लियर है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज यानी आदान प्रदान नहीं होता है ऊष्मा का, किस किस के बीच, वातावरण, वो निकाय तथा वातावरण के बीच, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है, बिटवीन, ठीक है। तो लिख देना इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस, ये मैं पहले बता चुका था। और आप जानते हैं इन एडियाबैटिक प्रोसेस जब हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो डी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। हीट ना तो भीतर से बाहर जाएगी सिस्टम से सराउंडिंग्स में, और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी, क्लियर है। चलो, और हाँ देखो मैंने बताया आइसोथर्मल प्रोसेस में तो बायल के नियम का पालन होता है, तो इसमें किसके नियम का पालन होता है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम में द सिस्टम फॉलोज, ठीक है। यहाँ पे जो सिस्टम होता है ना निकाय, वो पालन करता है, फॉलोज लॉ, बल्कि ऐसे लिखेंगे पॉइसन के नियम का पालन करता है, ठीक है, पॉइसन्स लॉ, क्लियर है। किसके नियम का पालन करता है सिस्टम, पॉइसन के नियम का, है ना, पॉइसन्स लॉ, क्लियर है। तो पॉइसन का नियम है, पॉइसन्स लॉ कहते हैं इसे, ठीक है। और होता क्या है, दैट इज, देखो पीवी बराबर कांस्टेंट, ये किसका नियम था, बायल का, पढ़ाया था। लेकिन पीवी की पावर, वो पी वी की पावर गामा, ये नियम है पॉइसन का, ठीक है, क्लियर है। और गामा क्या है मैं बता दूं आपको, गामा होता है Cp अपॉन Cv, ये पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। गामा क्या होता है, Cp अपॉन Cv, ठीक है। Cp आप जानते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पढ़ा चुका हूँ। तो इन दोनों के रेशो को, अनुपात को ही क्या कहते हैं, गामा कहते हैं, ठीक है। कर लोगे। तो ये Pv की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये किसका नियम है, पॉइसन्स लॉ कह सकते हो, या पॉइसन का नियम कहेंगे हिंदी में। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस था आपका, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब पॉइसन के नियम की बात आई है तो हेडिंग डालो, पॉइसन के नियम को प्रूफ करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालो पॉइसन्स लॉ, ठीक है। पॉइसन के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ते हैं, चले। पॉइसन्स लॉ, ठीक है, हिंदी में तो वही हो जाएगा पॉइसन का नियम, ठीक है जी। स्टेटमेंट तो आपको मैंने बता ही दिया। P क्या है ना, P क्या है, किसी गैस का दाब है, प्रेशर, और V क्या है, वॉल्यूम, ठीक है जी। तो क्या होता है ये, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये नियम है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में तो कोई ऐसी बात नहीं है, P बताना है क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, गामा बताना है, Cp अपॉन Cv है, ठीक है। और ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, बस यही नियम है, ठीक है जी। प्रूफ आ जाओ, ठीक है, सत्यापन। देखो प्रूफ में क्या है, चलो ध्यान दो। आप एक फॉर्मूला जानते हो, वर्क डन, है ना, वर्क डन टू एक्सपेंड, ठीक है। किसी गैस को क्या करें, एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, वर्क डन टू एक्सपेंड द गैस। और मान लो कितने वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो रहा है, dV, ठीक है। कोई गैस है जिसके वॉल्यूम में, ठीक है, dV इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, क्लियर। मान लो पहले P था तो अब वो पहले V था तो अब बढ़कर कितना हो गया, V प्लस dV हो गया, ठीक। और कांस्टेंट प्रेशर है P, तो वर्क डन कितना होगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है,
P इंटू डी वी, इस तरीके से होता है। डेल्टा में था है ना, डी भी लिख सकते हो। और जो प्रेशर कांस्टेंट ना हो तो इंटीग्रल आ जाता है, करा रखा है ना। तो वर्क डन टू एक्सपेंड एनी गैस एट कांस्टेंट प्रेशर कैपिटल P, ठीक है। और dV क्या है, जो चेंज है वॉल्यूम में, ठीक है। वर्क डन dW, तो dW बराबर क्या होता है P इंटू dV। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है। और दूसरी एक कंडीशन और सुनो, मान लो कोई गैस है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। मान लो टेम्परेचर T से बढ़ाकर करें T प्लस dt, तो टेम्परेचर बढ़ाया कितना आपने dt, ठीक है। dt टेम्परेचर बढ़ाया है और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कहाँ पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है, नियत आयतन पर। क्लियर है। और ये पाइसन का नियम कहाँ लगता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में, इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में डी क्यू तो कितना होता है, 0 होता है। बाहर से तो कुछ एनर्जी मिलती नहीं है, ठीक है, सिस्टम को, क्योंकि बाहर से कुछ एनर्जी नहीं मिलती, अंदर की कोई एनर्जी बाहर नहीं जाती है, तो डी क्यू तो 0 होता है, तो बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है। अब जब बाहर से एनर्जी नहीं मिलेगी सिस्टम को और आप उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं, कितना dt, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलेगी, फिर आपको पता है इंटरनल एनर्जी से, ठीक है। तो इसका मतलब है यदि किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप dt और बाहर से एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो फिर वो एनर्जी मतलब वर्क, टेम्परेचर को बढ़ाने का वर्क करने के लिए जो एनर्जी खर्च होगी वो उसकी इंटरनल एनर्जी खर्च होगी। ठीक उसी प्रकार समझ सकते हो, जैसे कोई व्यक्ति है वो काम तो करे जा रहा है ना, लेकिन भोजन कर नहीं रहा है, तो कहाँ से एनर्जी मिलेगी, जो उसके शरीर में संचित वसा होती है, फैट होता है, वही कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर एनर्जी देता है। ठीक है, इस तरीके से, यानी जो संचित है, जो उसके पास स्टोर्ड है, वो एनर्जी खर्च होती है और उस एनर्जी को आप इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है भाई, कोई व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, भोजन नहीं करता है, तो है ना, दुबला हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके पास जो फैट था ना वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और वो कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा, कार्बोहाइड्रेट में बदल करके वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर भोजन मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति पतला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कमज़ोर होने का अर्थ क्या है, फैट कहाँ चला गया, वर्क में कन्वर्ट हुआ, यानी इंटरनल एनर्जी उसकी धीरे धीरे आंतरिक ऊर्जा कम होती जाएगी। कमज़ोर होने का मतलब यही तो है। तो इसका मतलब है वर्क करवा रहे हो टेम्परेचर को बढ़ाने का और बाहर से एनर्जी दे नहीं रहे, तो इंटरनल एनर्जी खर्च होगी। तो यहाँ पे पता है क्या है, वर्क कराने के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो यूज होती है वर्क कराने में। तो डी यू बराबर किसके होगा, डी डब्ल्यू के। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बात समझ में आई। हाँ, वर्क कराने में खर्च क्या कर रहे हैं, डी डब्ल्यू। ठीक है, मतलब वर्क करने के लिए जो एनर्जी ले रहे हैं ना, वो कहाँ से ले रहे हैं, देखो ध्यान देना, ये जो वर्क होता है डी क्यू एनर्जी देते हैं तभी तो होता है वर्क। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब जो एनर्जी है डी क्यू तो है नहीं। ठीक है, तो डी क्यू का वर्क कौन करेगा, इंटरनल एनर्जी है ना, जो एनर्जी है इस डी क्यू का वर्क कौन करेगा, इंटरनल एनर्जी। ठीक है जी, क्योंकि बाहर से तो एनर्जी मिल नहीं रही, तो बाहर से जो एनर्जी देते थे डी क्यू, उसकी जगह कौन वर्क करेगा, डी यू। ठीक है, मतलब इंटरनल एनर्जी। तो देखो डी क्यू, आप एक फॉर्मूला जानते हैं, मैंने पढ़ा रखा है, एस बराबर या सी बराबर स्पेसिफिक हीट का क्या था, डी क्यू या क्यू अपॉन एम इंटू डी टी, ये पढ़ाया था। और 1 मोल के लिए कर रहे हैं आप, तो 1 मोल के लिए करोगे तो m की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बताओ डी क्यू कितना आएगा भाई, c, और m की जगह तो 1 हो जाएगा और इंटू डी टी, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा, सी वी और बराबर डी यू। तो डी यू बराबर कितना आया, सी वी इंटू डी टी। ठीक है, डी यू बराबर क्या आया, सी वी इंटू डी टी। बात समझ में आ रही है। तो ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। क्लियर है। अब इसमें फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से।
देखो क्या होता है, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू प्लस डी यू। डी क्यू का मान तो जीरो है ना, ये रहा ना, डी क्यू कहाँ है, ये रहा जीरो। डी डब्ल्यू ये रहा पी इंटू डी वी, इक्वेशन फर्स्ट से। डी यू ये रहा सेकंड से, सी वी इंटू डी टी। ठीक है जी, ये हो जाएगा, इधर ऐसा लिख लो, पी डी वी प्लस सी वी डी टी बराबर जीरो, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी यहाँ तक। अब आप जानते हो आदर्श गैस समीकरण, समझते हो ना। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, जिसे आप कहते हो, क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, 1 मोल गैस के लिए कर रहे हैं हम, जो भी कर रहे हैं, फॉर 1 मोल गैस। देखो क्या होता है, पी वी बराबर आर टी। ठीक है, पी वी बराबर क्या होगा, आर टी। तो देखो पी वी बराबर आर टी होता है 1 मोल के लिए, बिल्कुल सही बात है। एक काम करो, डिफरेंशियल कर दो टी के रेस्पेक्ट में, कैपिटल टी के, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल टी। तो क्या आएगा, डी अपॉन डी टी पी वी बराबर आर, और टी का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, दो पदों को गुना वाला लगा लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ठीक है, कैपिटल टी है ये, और बराबर आर। ठीक है जी, देखो डी टी उधर ले जाओ तो बचेगा पी डी वी प्लस वी डी पी और बराबर आर इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ से डी टी का मान निकाल लो, तो डी टी का मान क्या आ जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी और अपॉन आर। ये डी टी का जो मान निकाला है ना, यहाँ रख दो इक्वेशन नंबर थर्ड में। ठीक है, तो यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, कहाँ रखेंगे, थर्ड में। थर्ड कहाँ है, ये रही नीचे, थर्ड में रखवा दो dt का मान। तो वहाँ लिख देना पुट इन थर्ड, तो थर्ड इम्प्लाइज तो हो जाएगा पी डी बी प्लस, और ये क्या है, सी वी डी टी का मान पी डी वी प्लस वी डी पी और अपॉन आर, और बराबर जीरो। ठीक है जी, देखो पी डी वी और इंटू आर, एलसीएम ले लिया, इधर आर पहुंचेगा और उधर जीरो के बट्टे में चला जाएगा। सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी बराबर जीरो। इस आर का मान रख दो, मेयर्स फॉर्मूला आप जानते हो, सी पी माइनस सी वी बराबर क्या होता है, आर। तो देखो पी डी वी सी पी माइनस सी वी प्लस सी वी पी डी वी, ठीक है, प्लस सी वी वी डी पी बराबर जीरो। करो पी डी वी, ठीक है, इंटू सी पी माइनस पी डी वी और इंटू में सी वी प्लस सी वी पी डी वी वो प्लस सी वी वी डी पी बराबर जीरो। देखो कुछ कटेगा क्या, पी डी वी सी वी, देखो कुछ है क्या, पी डी वी सी वी, समझ लो, ये दोनों कट जाएंगे। देखो पी है, सी वी है, सी वी है, डी वी है, डी वी है, सेम है ना दोनों, तो जो बचा वो लिख लो बस। तो देखो ऐसे लिख लो पी सी पी डी वी, डी वी सबसे बाद में लिखो, प्लस वी सी वी और डी पी, इस तरीके से। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। एक काम करो, वी की पावर गामा माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई वी की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। वी की पावर गामा माइनस 1 से क्यों कर रहे हैं आपको खुद समझ में आएगा। अब सही से थोड़ा देख पा रहे हो आप लोग, चलो देखो नीचे का भी रफ कर देता हूं। करो
किससे कर रहे हैं, वी की पावर गामा माइनस 1 से, तो पी सी पी और वी की पावर गामा माइनस 1 और इंटू डी वी प्लस देखो वी सी वी और वी की पावर गामा माइनस 1। ठीक है जी, क्लियर है। बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, या एक काम करो, एक काम और करना पड़ेगा, एक लाइन यहाँ पे बढ़ाओ। देखो कैसे, अभी करेंगे मल्टीप्लाई गामा वी की पावर गामा माइनस 1 से, पहले आप गामा बना लो, है ना, गामा बना लेंगे। और गामा कैसे बनेगा, गामा मैंने बताया था आपको अभी, गामा बराबर है सी पी अपॉन सी वी। तो देखो सी पी तो ये रहा, अपोन में सी वी आ जाए, ठीक है, तो अपोन में क्या आ जाए सी वी। तो एक काम करो, क्या करेंगे, सी वी से मतलब सी वी कॉमन ले लो बस। तो देखो पी सी पी अपॉन सी वी और इंटू डी वी प्लस वी डी पी बराबर 0। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या करा, सी वी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो सी वी कॉमन लोगे तो देखो नेक्स्ट लाइन में 0 के बटे में चला जाएगा, तो क्या आएगा, P और सी पी अपॉन सी वी क्या बन जाएगा, गामा, बता रखा है ना। तो P गामा और ये डी वी प्लस V और इंटू डी पी बराबर 0। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, V की पावर गामा माइनस 1 से। इसके बाद तो देखो P गामा, ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, V की पावर गामा माइनस 1 से और इंटू में डी वी प्लस V डी पी और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, V की पावर गामा माइनस 1 से, पहले लिख लो, और इंटू में क्या है, डी पी बराबर 0। बात समझ में आई। अब देखो भैया, ये बचेगा आपका P गामा और V की पावर गामा माइनस 1, V को और गामा को थोड़ा अंतर सा बनाना, अभी एक से बना दो, डी वी प्लस देखो V की पावर 1 और V की पावर गामा माइनस 1, तो केवल बचेगा V की पावर गामा और इंटू डी पी बराबर 0। ठीक है, ये जो है ना सारा, ये बचेगा डिफरेंशियल ऑफ P V की पावर गामा बराबर 0। देखो ऐसे कैसे भाई, देखो डिफरेंशियल किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है, केवल सिंगल। तो डिफरेंशियल ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, इससे का डिफरेंशियल करोगे तो यही आएगा। देखो कैसे, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन या फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहले वाला कर लो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, और V की पावर गामा का डिफरेंशियल करोगे तो गामा V की पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा x की पावर n के फॉर्मूले से। ठीक है, और फिर V का भी तो करोगे तो dV है ना। चलो मैं एक बार यहाँ को करके दिखा दूँ। देखो इसका डिफरेंशियल करोगे तो पहला पद ऐसा का ऐसा ही, दूसरे का डिफरेंशियल यानी डिफरेंशियल V की पावर गामा का करना है, तो V की पावर गामा का करोगे तो गामा V की पावर गामा माइनस 1, और फिर अभी तो V की पावर गामा का करा है, अब V का भी तो करोगे, समझ गए, प्लस, बात समझ में आई। पहला पद ऐसा कैसा ही, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा ऐसा कैसा ही, और पहले का डिफरेंशियल करोगे तो डीपी आ जाएगा बराबर 0। तो देखो इसका डिफरेंशियल करके ये जो आ रहा है, क्या ये यही नहीं है, देखो P गामा V की पावर गामा माइनस 1 डी वी प्लस V की पावर गामा इंटू डी पी है, सेम नहीं, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया। अब देखो मैंने कहा डिफरेंशियल है, P V की पावर गामा का डिफरेंशियल क्या है, 0 है। तो आप खुद देख के बताओ, जब इसका डिफरेंशियल 0 है तो आपको एक बात पता है, जिसका डिफरेंशियल 0 होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, या कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, ऐसे भी कह सकते हो। तो P V की पावर गामा का इधर डिफरेंशियल 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है P V की पावर जो गामा है ना वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। और देखो यही तो प्रूफ करना था, तो ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट आपको हो तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखना, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, आपको निश्चित रूप से फिर समझ आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, कोई डाउट हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी अपने
प्रतिक्रियाएं अवश्य दिया करिए कमेंट बॉक्स में जो भी बात हो, और अधिक से अधिक वीडियो को अपने साथ के स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF नोट्स मिल जाते हैं। थोड़ा लेट सवेर हो जाता है, समय की थोड़ा है ना कमी हो जाती है, तो इस वजह से लिखना पड़ता है ना मुझे, तो इस वजह से थोड़ी है ना हो जाता है। तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, बस इतना अनुरोध है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।